आज हम लोग अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे क्या चीज़ के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे अल्काइल हैलाइड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे बात कर रहे हैं। अरे बेटा, अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के कुछ क्लासिकल तरीके हैं और वो हम लोग जानते हैं। जैसे पहला तरीका देखो, फ्रॉम अल्केन। फ्रॉम एल्केन, आप लोग जानते हो कि हम लोग कोई एल्केन ले लें और इस एल्केन को हैलोजन के साथ मिलाकर लाइट की मौजूदगी में रख दिया जाए तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के कारण अल्काइल हैलाइड बना करेंगे। हालांकि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि रिएक्शन मोनो हैलोजिनेशन होकर रुक जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली एक तरीका तो है। दूसरा तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, बेटा अगर हम लोग कोई एल्कीन ले लें और इस एल्कीन को किसी हैलो एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो यहाँ क्या होगा। आप लोग जानते हो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार एडिशन होगा और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार हो चाहे प्रॉपर कंडीशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार हो, बनेगा तो अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। तो अल्काइल हैलाइड बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है। अगला जो तरीका हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम अल्कोहल। अगला जो तरीका हम चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा फ्रॉम क्या चीज, अल्कोहल। बेटा अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में बदलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका देखो, हम लोग कोई अल्कोहल ले ले CH3CH2OH और इसको किसी हैलो एसिड से रिएक्शन करवा दें। यहाँ पर क्या होगा, ये H+ आएगा, इसके लोन पेयर पर अटैक, ये वाटर के रूप में बाहर, और ये कार्बोकेटाइन पर Cl- का अटैक हो, कार्बोकेटाइन पर Cl- का अटैक हो तो वो क्या चीज में बदल जाएगा, ये अल्काइल क्लोराइड में CH3CH2Cl और प्लस वो ये H और ये OH, वो क्या चीज बनकर निकल गया है, H2O बनकर निकल गया है। तो इस तरह से अल्कोहल को किसी भी हैलो एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो वह भी अल्काइल हैलाइड बना दिया करेगा। अरे बेटा आपको याद है SNI मैकेनिज्म के बारे में बताए थे कि अगर हम लोग कोई अल्कोहल ले लें और इसको रिएक्शन करवा दें SOCl2 के साथ, हाइलाइल क्लोराइड या सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, यहाँ क्या होता था, इस रिएक्शन का खासियत याद है ना। यहाँ पर अगर हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए हुए हो तो 100% रिटेंशन हो जाता है, SNI मैकेनिज्म याद कीजिए। तो यहाँ पर SNI मैकेनिज्म में रिएक्शन होता था और प्रोडक्ट उधर क्या क्या बनता था, यह ऑक्सीजन SO के साथ SOCl2, यहाँ का एक हाइड्रोजन एक हैलोजन HCl बनकर और दूसरा हैलोजन इस कार्बन के साथ उधर क्या बनकर, ये इधर बदल जाता था CH3CH2Cl और प्लस उधर क्या चीज SO2 और प्लस क्या चीज HCl। ये रिएक्शन याद आ रहा है सभी लोगों को। यहाँ पर एक बात बताए थे, अगर बेस ले लेते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर पिरिडीन जैसा बेस ले लेते थे तो फिर ये क्या हो जाता था, इस रिएक्शन में अगर पिरिडीन जैसा बेस ले लेते थे तो फिर ये क्या हो जाता था। तो यहाँ बताए थे कि अगर यही रिएक्शन पिरिडीन जैसा बेस लेकर अगर करवाते हैं तो बनने वाला HCl आयोनाइज हो जाता है और वह Cl- बैक साइड से अटैक करने को फ्री हो जाता है। तो बेसिक मीडियम में यही वाला रिएक्शन नॉर्मल SN2 में बदल जाता है और अगर बेस नहीं मौजूद है तो फिर ये SNI मैकेनिज्म, और SNI मैकेनिज्म का खासियत क्या कि यहाँ पर 100% रिटेंशन हो जाया करता है। अरे बेटा वहीं पर बताए थे, एक लाइन हम बोले थे कि सिर्फ SOCl2 नहीं, PCl3 या PCl5 के साथ भी रिएक्शन जो होता है वो इसी तरह का होता है। देखो अगर हम लोग कहीं पर कोई अल्कोहल ले लें, अगर हम लोग कहीं पर कोई अल्कोहल ले लें और इस अल्कोहल को रिएक्शन करवा दें PCl5 के साथ तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन होगा। देखो यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ 2 क्लोरीन यहाँ का निकल जाता था, वो ऑक्सीजन लेकर ये SO2, यहाँ भी 2 क्लोरीन निकल जाएगा और वो ऑक्सीजन लेकर वो बदल जाएगा POCl3 में। जो 2 क्लोरीन निकलेगा उसमें से 1 क्लोरीन इस कार्बन के साथ इसको बदल देगा अल्काइल हैलाइड के रूप में
और जो दूसरा क्लोरीन होगा वो यहाँ बदल जाएगा क्या चीज के रूप में, HCl के रूप में। तो याद रखना अल्कोहल को, किसी भी अल्कोहल को अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दें तो वह भी उधर अल्काइल हैलाइड, न सिर्फ PCl5, अगर यहाँ पर हम लोग PCl3 भी लिए हुए होते तो भी ये इधर अल्काइल हैलाइड में बदल जाता। यहाँ का रिएक्शन हो जाता 3 मोल ऑफ CH3CH2Cl और प्लस ये देखो तीनों क्लोरीन यहाँ और तीनों OH यहाँ, 3 OH लेकर वो बदल जाता क्या चीज में, H3PO3 में बदल जाता। तो कहने का मतलब कि अल्कोहल से बहुत तरीकों के द्वारा हम लोग बना सकते हैं, क्या चीज बना सकते हैं, तो अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अल्कोहल को HCl से रिएक्शन करवा के या अल्कोहल को SOCl2 या PCl5 या PCl3, इन सब में से किसी भी तरीके से अल्कोहल को रिएक्शन करवाएंगे तो वो बदल जाएगा क्या चीज में, अल्काइल हैलाइड में बदल जाएगा। अरे अल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो अगला रिएक्शन हम चर्चा करने चल रहे हैं उस रिएक्शन का नाम है हंस-डिकर रिएक्शन। और यह रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाले में से एक रिएक्शन है, सबसे ज्यादा इससे पूछा जाएगा। तो जो भी अगला नंबर है मेथड प्रिपरेशन जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हंस-डिकर रिएक्शन बोलते हैं। हंस-डिकर रिएक्शन होता क्या है उसका लैंग्वेज सुनना ध्यान से। हंस-डिकर रिएक्शन में होता क्या है ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम लोग किसी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हैलोजन के साथ हीट करते हैं, जब भी हम लोग किसी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दें क्या चीज के साथ, सिल्वर सॉल्ट के साथ अगर हीट कर दें तो वह एक कार्बन कम वाला अल्काइल हैलाइड दे देता है। वह एक कार्बन कम वाला क्या बना देता है, अल्काइल हैलाइड बना देता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हंस-डिकर रिएक्शन बोलते हैं। हंस-डिकर रिएक्शन का ध्यान से सुन लेना है। जब भी हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन करवा दें किसी हैलोजन के साथ हीट करना होता है तो वह एक कार्बन कम वाला अल्काइल हैलाइड बना देता है। तो वहां पर एक कार्बन कम वाला अल्काइल हैलाइड बन जाया करता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी ध्यान से देखिएगा, इसके मैकेनिज्म पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो अभी हम लैंग्वेज बोले हैं वो लैंग्वेज को अगर रिएक्शन में बदलें तो देखो जैसे मान लो ये CH3CH2C डबल बॉन्ड OOAG है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड, सिल्वर प्रोपानोएट इसका नाम है। और इसको हमने क्या किया है कि किसी हैलोजन के साथ हमने हीट कर दिया है। जानते हो बेटा हैलोजन के रूप में खाली क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए, हैलोजन के रूप में खाली क्लोरीन या ब्रोमीन चलेगा। और उसमें से भी आप जान लो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छा होता है किसके तुलना में, क्लोरीन के तुलना में, दूसरा हैलोजन नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर हैलोजन के रूप में आयोडीन ले लेते हैं, हैलोजन के रूप में क्या ले लें, तो फिर मेजर प्रोडक्ट ईस्टर बनने लगता है। मेजर प्रोडक्ट क्या बनने लगता है, ईस्टर। और ईस्टर बनने वाला रिएक्शन को फिर सिमोनिनी रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उस रिएक्शन को फिर हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, सिमोनिनी रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आयोडीन लेने पर बिल्कुल अलग सा रिएक्शन होने लगता है, फ्लोरीन लेने पर रिएक्शन कंट्रोल में नहीं रह जाता है। तो इसलिए हैलोजन के रूप में अगर आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है तो हैलोजन के रूप में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन चलेगा। और उसमें भी याद क्या रखना है कि ब्रोमीन का रिएक्टिविटी मच बेटर है किसके तुलना में, क्लोरीन के तुलना में। अरे बेटा यहाँ पर रिएक्शन क्या क्या होता है ध्यान दे। जो दो हैलोजन है ना यहाँ पर, एक हैलोजन दे दे सिल्वर को तो वो बदल जाएगा क्या चीज में, AgX में बदल जाएगा। और यह वाला जो पार्ट है ये पार्ट CO2 बनकर निकल जाता है। तो एक कार्बन कम हो गया, ये कार्बन CO2 बन के निकला, बचा हुआ एक हैलोजन इसके साथ, तो ये बदल जाता है CH3CH2X के रूप में बदल जाता है। इस तरह का ये रिएक्शन हुआ करता है। ठीक है, आओ हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में। इस रिएक्शन में अभी एक बात बोले थे, याद है वो बात क्या बोले थे, अगर यहाँ पर हम लोग आयोडीन ले लें तो फिर मेजर प्रोडक्ट ईस्टर बनने लगता है, मेजर प्रोडक्ट ईस्टर बनता है।
और जब ईस्टर बन रहा होता है तो फिर उस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, उसको सिमोनिनी के नाम से पुकारा करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सिमोनिनी क्यों होता है, कैसे होता है, सारा चीज देखते हैं, सुनते चलना। सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पर जब हम लोग इसको हीट करते हैं, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OAG को हैलोजन के साथ, तो यहाँ पर ये सिल्वर एक हैलोजन के साथ AgX बन जाता है और यह इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OX और प्लस AgX में बदल जाता है, ठीक है। और ये बनने के बाद अब होता क्या है जानते हो, यह बनने के बाद होता क्या है कि इनका बॉन्ड टूटता है हीट के कारण। ये हैलोजन, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड कमजोर होगा, हीट के इफेक्ट में आकर ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड टूटना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बॉन्ड टूटने के कारण ये बदल जाता है इस तरह के फ्री रेडिकल प्लस हैलोजन फ्री रेडिकल में, ठीक है। और आप लोगों को कई बार बताए हुए हैं कि अगर कहीं पर असाइल फ्री रेडिकल बना हुआ हो, अगर कहीं पर असाइल फ्री रेडिकल बना हुआ हो तो वो असाइल फ्री रेडिकल बनते ही इमीडिएटली इन्वॉल्व हो जाता है क्या चीज में, वह असाइल फ्री रेडिकल बनते ही इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, बोलो। वह बनते ही कन्वर्ट हो जाता है, ये CO2 लॉस करके ये बदल जाता है अल्काइल फ्री रेडिकल में। ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस ये बदल जाता है क्या चीज में, CO2 फ्री रेडिकल में बदल जाता है। फाइन, सब लोग समझ रहे हैं। अरे बेटा ये अल्काइल फ्री रेडिकल जो यहाँ बना है, ये अल्काइल फ्री रेडिकल क्या करता है कि अल्काइल, ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल बना है, यह अल्काइल फ्री रेडिकल जाकर इस तरह के स्पीशीज से, ये जो बना है इससे जाकर फिर से कोलाइड करता है C डबल बॉन्ड OOX से, और उसका हैलोजन लेकर खुद को बदल लेता है क्या चीज में, उसका हैलोजन लेकर खुद को बदल लेता है अल्काइल हैलाइड और इसको बदल देता है उसके फ्री रेडिकल में, जिससे रिएक्शन आगे बढ़ते जाता है। इस तरह का रिएक्शन होता है। अब ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारा बात को समझने या पूछने लायक हो सकता है। सबसे पहला चीज कि सर ये जो फ्री रेडिकल बना है यह हैलोजन के साथ ही कंबाइन क्यों नहीं कर जाता, ये फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन करके डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड इसके साथ जाके कंबाइन क्यों किया। अरे बेटा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लो स्लो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो इसकी मात्रा बर्तन में ज्यादा नहीं होगी। मान लो ये 100 मॉलिक्यूल टूटा है, 100 मॉलिक्यूल इसको लिए हैं जिसमें 5 ही मॉलिक्यूल टूटा है, तो ये 100 में से अगर 5 ही मॉलिक्यूल टूटा है तो ये 5 मॉलिक्यूल होगा पूरे बर्तन में और 95 मॉलिक्यूल ये होगा। ये जहां भी बनेगा अगल बगल खोजेगा कि हम किसके साथ जाकर कोलाइड करें, तो इसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी कोलाइड करने का इसके साथ बनने वाले हैलाइड आयन के साथ है कि उस हैलाइड फ्री रेडिकल के साथ है कि उनके साथ कोलाइड होने का ज्यादा, तो इसलिए ज्यादा मात्रा में, हाँ निश्चित रूप से माइनर में कम मात्रा में कुछ परसेंट में ये अल्काइल फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन करके अल्काइल हैलाइड बनाएगा, और साथ साथ ये भी तो प्रोबेबिलिटी होगा कि कुछ मात्रा में ऐसा ही अल्काइल फ्री रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे अल्काइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके कुछ मात्रा में एल्केन भी बना रहा हो, माइनर प्रोडक्ट तो वो भी बना करेगा। इतना तक बात समझ में आ गया। दूसरा चीज क्या कहना है सुनना, जानते हो बेटा यहाँ पर अगर हम लोग आयोडीन ले लें, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर आयोडीन हो तो आयोडीन का तो ये बॉन्ड कमजोर होगा तो ये वाला स्टेप बहुत जल्दी हुआ करेगा, बहुत जल्दी अगर ये वाला स्टेप हुआ करेगा, तो ये वाला स्टेप अगर बहुत जल्दी हुआ करेगा तो फिर बर्तन में इसका मात्रा अच्छा खासा हो जाएगा। आयोडीन के केस में वेसल में इस वाले फ्री रेडिकल का मात्रा तो अच्छा खासा हुआ करेगा। अब मान लो ये 100 मॉलिक्यूल लिए थे, धड़धड़ा कर 100 में से 80 मॉलिक्यूल इसमें टूट गया जल्दी, और जल्दी 80 मॉलिक्यूल इसमें से टूट गया और उस 80 में से 2-4 मॉलिक्यूल अल्काइल फ्री रेडिकल बना। बेटा ये अल्काइल फ्री रेडिकल अब बर्तन में चारों तरफ देखेगा कि हम किसके साथ जाकर रिएक्शन करें, तो इसका ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके साथ कोलाइड करने से है, इस फ्री रेडिकल के साथ, क्योंकि ये अब ज्यादा मात्रा में है, और ये जाकर इसके साथ अगर बॉन्ड बना ले तो ये वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ईस्टर। तो आयोडीन लेने से ईस्टर क्यों बनने लगता है, ये बात समझ में आ रहा है।
क्लोरीन के तुलना में ब्रोमीन का बॉन्ड कमजोर है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ब्रोमीन में थोड़ा तेज हो जाता है, इसलिए ब्रोमीन की रिएक्टिविटी अच्छी होती है। किससे? क्लोरीन से। यहाँ अगर ब्रोमीन ले लेंगे तो ये वाला बॉन्ड कमजोर हुआ, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थोड़ा तेज हो जाता है, तो रिएक्टिविटी भी क्या हुआ करता है, थोड़ा अच्छा हुआ करता है। ये पूरा कहानी जितना भी चीज बताया वो सारा चीज समझ में आ रहा है, जो जो बोले हंस-डिकर रिएक्शन के बारे में। और सुनो ना, अगर हम लोग से पूछा जाए कि 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री कौन सा अल्काइल इस रिएक्शन के लिए ज्यादा बेहतर है, तो जानते हो बेटा 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल में डिसप्रपोर्शनेट होकर एल्कीन और छोटा वाला एल्केन बनाने का टेंडेंसी बढ़ते जाता है। तुम लोग को बताए थे ना कि 2 अल्काइल फ्री रेडिकल में माइनर रिएक्शन भी होने लगता है। अगर कहीं पर अल्काइल फ्री रेडिकल हो और 2 अल्काइल फ्री रेडिकल हो तो इन दोनों में एक माइनर रिएक्शन भी होता है। क्या माइनर रिएक्शन होता है? इन दोनों में होने वाला माइनर रिएक्शन क्या होता है जानते हो? ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में उसका हाइड्रोजन लेकर ये छोटा वाला एल्केन बना ले, आप इसको बदल देते हैं क्या चीज में? छोटे वाले एल्कीन में बदल देते हैं। ये जो माइनर रिएक्शन है ये क्रमशः बढ़ते चले आता है जब हम लोग 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल लेते जाएंगे। ठीक है, तो अगर अल्काइल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्टिविटी पूछा जाए इस रिएक्शन में कि कौन से अल्काइल में रिएक्टिविटी ज्यादा बेहतर होगा, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। तो अल्काइल के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो हो जाता है वो 1 डिग्री हो जाता है, फिर 2 डिग्री हो जाता है, फिर 3 डिग्री हो जाता है। आयोडीन फ्री रेडिकल भी तो उतना ही होगा ना? आयोडीन फ्री रेडिकल भी उतना ही होगा। तो हाँ, ये अगर बना है तो उसके कारण हाँ आयोडीन फ्री रेडिकल भी उतना ही होगा, तो उनके साथ कंबाइन करने का अल्काइल आयोडाइड बनने का। लेकिन अल्काइल आयोडाइड हम लोग जानते हैं कि वो खुद ब खुद क्या होता है, बॉन्ड टूटते रहता है, बनेगा फिर से टूटकर इसको इसमें बदल देगा, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनता है। हम आगे बढ़ते हैं। हंस-डिकर रिएक्शन के बाद हम लोग अगला रिएक्शन जो चर्चा करने चल रहे हैं, अरे बेटा रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिएक्शन का नाम ही थोड़ा सा अलग तरह का है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोनांट-फिंकलेस्टीन रिएक्शन। एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इसको बोलते हैं कोनांट-फिंकलेस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कोनांट-फिंकलेस्टीन रिएक्शन होता क्या है? याद है तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी हैलोजन में बढ़ते जाता है। अगर हम लोग कोई अल्काइल हैलाइड ले लें, CH3CH2Cl ले लें और इसको रिएक्शन करवा दें NaBr से या इसको रिएक्शन करवा दें Ki से, तो ये क्या हो जाएगा? यह हैलोजन उसको रिप्लेस, ये नीचे वाला ये है, ये उसको रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस कर देगा तो इधर क्या चीज में बदल जाएगा? CH3CH2Br, या यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3CH2I। तो जब हम लोग किसी अल्काइल हैलाइड को उससे ज्यादा मजबूत न्यूक्लियोफिलिक अल्काइल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाकर एक नए अल्काइल हैलाइड में बदल देते हैं, तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कोनांट-फिंकलेस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अच्छा, कोनांट-फिंकलेस्टीन रिएक्शन के द्वारा फ्लोराइड नहीं बनाया जा सकता है, ये बात समझते हो? फ्लोराइड इसमें क्या होगा? जो नीचे वाला हैलाइड सॉल्ट होगा वही ना अपने से ऊपर वाले को रिप्लेस करेगा, तो इस तरीके से फ्लोराइड कभी नहीं बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि फ्लोरीन तो सबसे ऊपर है, उसको किसको उससे रिप्लेस करेंगे? तो फ्लोराइड बनाने के लिए एक दूसरा तरीका खोजा गया जिसको स्वार्ट रिएक्शन बोलते हैं। फ्लोराइड बनाने के लिए एक दूसरा तरीका खोजा गया है जिसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? स्वार्ट रिएक्शन बोलते हैं, और बड़ा स्मार्ट तरीका है वो फ्लोराइड बनाने का। हम लोग अभी चर्चा करने चल रहे हैं कौन से रिएक्शन के बारे में? तो स्वार्ट रिएक्शन के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, ध्यान देना। जानते हो बेटा स्वार्ट रिएक्शन में होता क्या है? हम लोग कोई भी सिल्वर सॉल्ट लेते हैं और सिल्वर सॉल्ट को रिएक्शन करवा देते हैं AgF के द्वारा। ये सिल्वर का, जानते हो
सिल्वर के जितने भी हैलाइड होते हैं ना, उनका केएसपी, ध्यान से सुनना, सिल्वर के जितने भी हैलाइड होते हैं उनका केएसपी बहुत कम होता है और वो लोग वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होने के कारण बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, सिवाय सिल्वर फ्लोराइड के। सिल्वर फ्लोराइड जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, सिल्वर फ्लोराइड जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, उसका केएसपी कम नहीं होता है, ठीक ठाक होता है। केएसपी कम होता है क्लोराइड का, ब्रोमाइड का और आयोडाइड का। देखना इस रिएक्शन का खूबसूरती क्या है। अरे बेटा ये कमजोर न्यूक्लियोफाइल है, ये बलजोड़ी, ये जबरदस्ती क्लोरीन को रिप्लेस करके वहां नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो क्या चीज है? कमजोर न्यूक्लियोफाइल है। होता क्या है, सारा कमाल सिल्वर का है। यह जो अल्काइल हैलाइड हमारा था, यह अल्काइल हैलाइड अगर थोड़ा भी मात्रा में आयोनाइज हुआ, अरे 0.01%, 0.001% थोड़ा भी मात्रा में अगर आयोनाइज हो, तो ये सिल्वर क्या करेगा कि सिल्वर, ये तो वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलकर Ag+F- के रूप में घुला हुआ है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। ये Ag+ ने Cl- को देखा, कहा कि यार हमारा तो केएसपी बहुत कम है, हम लोग साथ मिलकर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ये हैलाइड को लेके नीचे बैठ गया, AgCl बना दिया। हम लोग जानते हैं ना कि इक्विलिब्रियम, अगर वन ऑफ द प्रोडक्ट को हटाते जाए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला अल्काइल हैलाइड 0.001% या उससे भी कम या बहुत कम मात्रा में भी अगर आयोनाइज हो, तो बने हुए सिल्वर हैलाइड आयन को ये सिल्वर क्या करवा देता है? प्रेसिपिटेट, ये कार्बोकैटायन बन गया। और अगर हैलाइड बनता चला गया तो फिर ये थोड़ा बहुत और आयोनाइज होगा, फिर से सिल्वर उसको, माने ये उसको लगातार बदलते चला जाएगा क्या चीज में? कार्बोकैटायन में। और कार्बोकैटायन बनने के बाद अब तो इस कैटायन के पास सॉल्यूशन में लेने के लिए एक ही एनायन है ना, कौन एनायन है? फ्लोरीन। अब तो कंपटीशन SN2 में ना कंपटीशन होता है, SN1 में तो कोई कंपटीशन ही नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये अब फ्लोरीन यहाँ आकर इसके साथ कंबाइन करके उधर प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लेगा? बोलो, इधर प्रोडक्ट के रूप में बना लेता है CH3CH2F प्लस ये प्रेसिपिटेट हो जाता है क्या बनकर? AgCl बनकर। इस तरह से जब हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इसको हम लोग बोला करते हैं स्वार्ट रिएक्शन बोला करते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वार्ट रिएक्शन बोलते हैं। चलते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड के प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रिपरेशन के बाद हम लोग चलते हैं अल्काइल हैलाइड के प्रॉपर्टीज पर चर्चा करने के लिए। और प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अल्काइल हैलाइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सुन बेटा, अल्काइल हैलाइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी के बारे में जरूर याद रखना। डेंसिटी पर हम क्या बोलते चलते हैं सुनना। सबसे पहले अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो डेंसिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है आयोडाइड का, फिर हो जाता है ब्रोमाइड का, फिर हो जाता है क्लोराइड का, और फिर हो जाता है किसका? फ्लोराइड का। डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयोडीन का एटॉमिक वेट ज्यादा है इसलिए आयोडाइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है? ज्यादा। तो डेंसिटी का ऑर्डर ये होता है। यहाँ पर एक खास बात, बहुत ध्यान से सुनने लायक बात ये है कि इन दोनों का डेंसिटी वाटर से ज्यादा और इन दोनों का डेंसिटी वाटर से कम होता है। वाटर इनसॉल्युबल होता है, सबसे पहला चीज तो ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं ये लोग। इनसॉल्युबल होने के कारण पानी में दो लेयर के रूप में, जैसे ऑयल दो लेयर बना लेता है, ये लोग भी दो लेयर बना लिया करेंगे। और इनका डेंसिटी पानी से ज़्यादा होने के कारण इनको अगर पानी में मिलाओगे तो ये लोअर लेयर और पानी अपर लेयर, इन दोनों का डेंसिटी पानी से कम होने के कारण पानी में अगर इनको मिलाओगे तो वो लोग, माने ये याद रहा कि जो आयोडाइड होता है या जो ब्रोमाइड होता है, इन लोगों का डेंसिटी जो होता है वो वाटर से ज्यादा, और जो क्लोराइड होता है या जो फ्लोराइड होता है, इन लोगों का जो डेंसिटी होता है
इनका जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम हुआ करता है। इतना बात समझ गए सभी लोग? अरे बेटा, डेंसिटी के बारे में ही अगर बात करें तो जैसे एक सेम नंबर ऑफ कार्बन हो तो मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, टेट्राहेलाइड ये सब भी हो सकता है। तो मोनोहेलाइड का डेंसिटी जो हुआ करेगा वो कम हुआ करेगा किससे? CH2 डाईहेलाइड से। डाईहेलाइड कम हुआ करेगा किससे? ट्राईहेलाइड से। ट्राईहेलाइड कम हुआ करेगा किससे? टेट्राहेलाइड से। इस तरह के डेंसिटी का ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी के बारे में जितना भी चीज बताए हैं वो सारा चीज याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, खाली एक चीज और बताने का मन है और वो है डायपोल मोमेंट के बारे में। जो अगला चीज मेरे को बताना है वो है कौन सा चीज के बारे में? डेंसिटी के बाद डायपोल मोमेंट के बारे में। जानते हो बेटा, डायपोल मोमेंट दो चीज का फंक्शन होता है, बॉन्ड लेंथ और चार्ज। बॉन्ड लेंथ और चार्ज दोनों मिलकर डायपोल मोमेंट डिसाइड करता है। फ्लोराइड में और क्लोराइड में नो डाउट यहां पर चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर यहाँ ज्यादा, कुछ ज्यादा ही चार्ज वाले फैक्टर के तुलना में ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। एकदम याद रखना, डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर हो जाता है ना वो सबसे ज्यादा होता है अल्काइल क्लोराइड का, उससे कम होता है अल्काइल फ्लोराइड का, फिर उससे कम होता है अल्काइल ब्रोमाइड का, और सबसे कम डायपोल मोमेंट होता है किसका? अल्काइल आयोडाइड का हुआ करता है। इतना चीज याद रहेगा। डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर हो जाता है उसमें सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट जो होता है वो किसका हो जाता है? सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट जो हो जाता है वो क्लोराइड का हुआ करता है। इतना बात समझ गए थे सभी लोग? हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ें तो अब हम चलते हैं इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा करने के लिए। किसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा करने के लिए? तो अल्काइल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। अरे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला रिएक्शन हम चर्चा करने चल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले चर्चा करने के लिए चल रहे हैं, पहला रिएक्शन वो होगा रिएक्शन विथ AgCN एंड KCN। रिएक्शन विथ AgCN एंड KCN। देखो बेटा, होता क्या है कि अगर हम लोग किसी अल्काइल हैलाइड को AgCN या KCN या किसी भी साइनाइड से रिएक्शन करवाएं तो दो चीज संभव है। साइनाइड एम्बिडेंट लिगेंड होता है। एम्बिडेंट लिगेंड माने कहने का मतलब अटैकिंग सेंटर के रूप में कार्बन भी काम। साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा? अरे बेटा, HCN का स्ट्रक्चर ऐसा ही ना, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। ये हाइड्रोजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन यही छोड़ता हुआ निकल जाए H+ के रूप में, तो कार्बन के पास भी यहाँ 2 और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये ऐसा, और ये इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ निगेटिव चार्ज लोन पेयर दोनों के पास है ना। अगर यह जाकर कार्बन किसी कार्बन चेन पर अटैक कर दे तो बनने वाला प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड, और अगर ये कार्बन कहीं जाकर अटैच हो जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट साइनाइड। तो बात यह है कि अगर किसी अल्काइल हैलाइड को AgCN या KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगर किसी रिएक्शन को AgCN या KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगर किसी अल्काइल हैलाइड को AgCN या KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उधर साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों चीज बना करता है। उधर साइनाइड भी बन सकता है, आइसोसाइनाइड भी। हम लोगों को कई बार डिसाइड करना पड़ता है कि कब साइनाइड बनेगा और कब आइसोसाइनाइड बनेगा। यह चीज हम लोगों को कई बार डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। जानते हो बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पियर्सन। पियर्सन साहब ने जितने भी एनायंस और जितने भी कैटायंस थे उनको 4 भाग में क्लासिफाई किया। पियर्सन साहब ने, ध्यान से सुनते रहना, पियर्सन साहब ने जितने भी एनायंस थे और जितने भी कैटायंस थे उनको 4 भाग में क्लासिफाई किया।
जितने भी कैटायन थे उनको हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड भाग में बांटा, कि कुछ कैटायंस को हार्ड एसिड के कैटेगरी में रखा और कुछ को किस कैटेगरी में रखा, सॉफ्ट एसिड के कैटेगरी में रखा, सॉफ्ट एसिड के। उसी तरह से यहाँ भी हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस में रखा, ठीक है। और उनके थ्योरी को हसाब थ्योरी बोला जाता है, HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। हसाब थ्योरी माने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी बोला गया है, ठीक है। सुनना ध्यान से, हसाब थ्योरी था क्या चीज, ये दिया हुआ था किनके द्वारा, तो पियर्सन के द्वारा दिया हुआ था। और ये था क्या चीज, इन्होंने कहा कि जितने भी कैटायंस हैं जिनका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जिनका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, साइज छोटा है चार्ज ज्यादा है, उनको रखा जाए हार्ड एसिड के कैटेगरी में। और जितने भी कैटायन जिनमें साइज बड़ा है लेकिन चार्ज कम है, उनको रखा जाए सॉफ्ट एसिड। सिमिलरली एनायन हैविंग हायर चार्ज डेंसिटी शुड बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस उसका उल्टा वाला। और पियर्सन साहब का कहना था कि हार्ड एसिड प्रिफर टू कंबाइन विथ हार्ड बेस, ये इसके साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाए तो वो सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होगा। सॉफ्ट एसिड प्रिफर टू कंबाइन विथ सॉफ्ट बेस, इनके मिलने से जो सॉल्ट बनेगा वो भी स्टेबल होगा। अगर इनका इनके या इनका इनके साथ करवा कर सॉल्ट बनाएंगे तो वो सॉल्ट स्टेबल नहीं हुआ करेगा। अरे बेटा, ये थ्योरी अपने आप में फेल्योर थ्योरी है। इस थ्योरी का माने कई सारे एक्सेप्शंस आने लगे थे, लेकिन फेल्योर तो है, कई सारे एक्सेप्शन तो हैं, लेकिन काफी एक्सटेंट में ये सही भी है, बहुत हद तक ये सही भी है कि ऐसे कैटायन ऐसे एनायन के साथ ही कंबाइन करना चाहते हैं, और उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। सुनो ध्यान से सुनना, हम क्या बोलने जा रहे हैं, हसाब थ्योरी सुनने के बाद हम क्या बोलने जा रहे हैं। सुन देखो, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। हम लोग इधर से इधर जाने पे साइज क्या होते जाता है, साइज छोटा होते चला जाता है। कार्बन से उधर की तरफ जाते हैं तो साइज धीरे धीरे क्या होते जाता है, छोटा होते चला जाता है, ठीक है। अरे बेटा, साइज उधर अगर छोटा होते जाए तो चार्ज डेंसिटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। चार्ज डेंसिटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। सुनो, अगर ध्यान से सुनना, अगर हमारा अल्काइल हैलाइड आयोनाइज हो जाए, अगर हमारा अल्काइल हैलाइड क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, कार्बोकैटायन में बदल जाए, तो कार्बोकैटायन में बदल गया तो इसका मतलब ये हार्ड एसिड हो गया। तो अब साइनाइड में से वह वाला एटम आकर ये करेगा, इस पर अटैक करेगा जिस पर चार्ज होने के कारण चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। अरे क्या यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन में साइज ज्यादा छोटा किसका, नाइट्रोजन का। तो अगर हमारा अल्काइल हैलाइड आयोनाइज हो गया तो फिर अटैकिंग सेंटर के रूप में काम कौन करेगा, नाइट्रोजन, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। एकदम ध्यान से सुनना, अगर हमारा लिया हुआ अल्काइल हैलाइड आयोनाइज हो गया तो फिर अटैकिंग सेंटर के रूप में काम कौन करेगा, नाइट्रोजन, ठीक है। और नाइट्रोजन अगर काम करेगा तो वो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। दूसरा, अगर हमारा अल्काइल हैलाइड आयोनाइज नहीं हो तो फिर यहाँ SN2 रिएक्शन होगा। अगर ये आयोनाइज नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। और हम लोग जानते हैं SN2 रिएक्शन में जो बेटर न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा। तुम्हें लोग बताओ ना, कार्बन में और नाइट्रोजन में ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन, कार्बन। न्यूक्लियोफिलिसिटी बाएं से दाएं जाने पर घटते जाता है, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल अगर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो तो फिर अटैकिंग सेंटर के रूप में काम कौन करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट कौन बना करेगा, साइनाइड बना करेगा। ये बात समझ में आ गया। अगर आयोनाइजेशन हो गया तो अटैकिंग रिएजेंट के रूप में काम कौन करेगा, नाइट्रोजन, प्रोडक्ट कौन बनाएगा, आइसोसाइनाइड। और अगर SN2 तरीके से रिएक्शन हो तो फिर
अटैकिंग रिएजेंट के रूप में काम करेगा कौन? कार्बन, और प्रोडक्ट हमारा क्या बना करेगा? साइनाइड बना करेगा। ये कहानी समझ में आ गया? ये चीज बहुत ज्यादा उलझा कर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी इससे पढ़िएगा ये वाले रिएक्शन के लिए तो कितनों बार पढ़िएगा वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उलझा कर ही छोड़ दिया है, क्लियर किया ही नहीं है। ये बात अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ा काम हो गया है। सुनिएगा, अब चलते हैं हम लोग कुछ रिएक्शंस पर चर्चा करने के लिए। देखना, अरे बेटा, अगर मान ले यहाँ पर हमने क्या किया है कि मिथाइल हैलाइड ले लिया है। हमने मिथाइल हैलाइड को एक बार हमने रिएक्शन करवा दिया है AgCN और एक बार रिएक्शन करवा दिया है KCN से। सिल्वर ने कहा कि अरे हम सिल्वर हैं, हम हैलोजन को बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट करवा देते हैं। मिथाइल ने कहा कि सॉरी, हम 0.001% भी आयोनाइज नहीं होंगे। ये कार्बोकैटायन के रूप में तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, पीछे कोई हाइपर कंजुगेटिव ग्रुप तो नहीं लगा है, तो ये उतना भी आयोनाइज नहीं होता है। कौन? मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड होने पर यह सिल्वर उसको प्रेसिपिटेट करवाने में सक्षम नहीं है और नहीं करवा पाएगा, तो चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों के केस में रिएक्शन का तरीका कौन सा होगा? SN2। दोनों के केस में रिएक्शन का तरीका कौन सा होगा? SN2। माने ये साइनाइड आयोनाइज होगा और बैक साइड से जाकर अटैक करेगा, तब इसको रिप्लेस करेगा। तो बेटा SN2 तरीके से रिएक्शन हो तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बना करेगा? साइनाइड बना करेगा। SN2 तरीके से अगर रिएक्शन हो तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना करेगा? साइनाइड मेजर प्रोडक्ट बना करेगा। इतना बात समझ में आ रहा है? तो इसके केस में भी जो यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा वो CH3CN हो जाएगा और इसके केस में भी जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो CH3CN हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सुनो सुनो सुनो, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, तो अगर हम लोग यहाँ पर मिथाइल नहीं, थोड़ा बड़ा वाला कोई अल्काइल ले लेते हैं, CH3CH2X ले लेते हैं, और अब इसको एक बार रिएक्शन करवा दिए AgCN, एक बार रिएक्शन करवा दिए हैं कैचेस से, KCN से रिएक्शन करवा दिए। थोड़ा बड़ा अल्काइल ग्रुप है तो अब तो Ag इसको आसानी से क्या करवा देगा? आयोनाइज करवा देगा। आयोनाइज अगर ये हो गया तो फिर इन दोनों में से अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन। तो मेजर प्रोडक्ट उधर क्या बनेगा? वो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा, जबकि यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या बना करेगा? साइनाइड बना करेगा। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? साइनाइड बन जाएगा। ये इतना कहानी समझ में आ गया सभी लोगों को? इतना कहानी समझ में आ गया था सभी लोगों को? आगे बढ़ते हैं। जानते हो बेटा, एक चीज खाली याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर हम लोग कहीं पर कोई 3 डिग्री का अल्काइल ग्रुप ले लें, 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड ले लें, या CH3, ये CH3, ये CH3, अगर हम लोग 3 डिग्री का, आप लोग को याद है कल वो टेबल जब हम लोग बना रहे थे तो टेबल में आप लोगों को बताए थे कि 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड का मेन रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन। 3 डिग्री वाले लोग मेनली क्या दिखाते हैं? एलिमिनेशन। 3 डिग्री वाले में देखो CN- ठीक ठाक बेस भी है, HCN कमजोर एसिड है, तो कमजोर एसिड है तो CN- ठीक ठाक क्या हो जाता है? बेस भी हो जाता है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाता। ये अगर थोड़ा ठीक ठाक बेस हो तो फिर यहाँ पर वो क्या करवा देता है? E2 एलिमिनेशन करवा देता है। तो याद रखना, अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री 1 डिग्री या 2 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अगर हमारा अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का है तो CN- के साथ वो क्या दिखाने लगता है? एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ठीक ठाक बेस भी हो जाता है। ठीक, ये रिएक्शन, इतना रिएक्शन समझ में आ गया सभी लोगों को? हम आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा, अगला एक रिएक्शन और हम चर्चा करने चल रहे हैं जो कि बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन है, और अब की बार हम रिएक्शन करवाएंगे रिएक्शन विथ AgNO2, रिएक्शन विथ AgNO2 एंड KNO2, रिएक्शन विथ AgNO2 एंड KNO2 करने जा रहे हैं। यहाँ भी वही बात है, सुनो, ये इसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये O, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर इसका साइज छोटा। अगर हमारा अल्काइल हैलाइड आयोनाइज हो गया, अगर हमारा अल्काइल हैलाइड क्या हो गया? आयोनाइज हो गया,
ठीक है, आयोनाइज हो गया तो फिर अटैकिंग रिएजेंट के रूप में कौन काम करेगा? ऑक्सीजन। जानते हो बेटा, अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ हो ना तो इसको हम लोग नाइट्राइट कहते हैं, और कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन लगा हुआ हो तो फिर इसको नाइट्रो अल्केन कहते हैं। नाइट्रो, ये अंतर है। कार्बन के बाद ऑक्सीजन ये लगा हुआ हो, कंबाइंड ग्रुप में दोनों NO2 है, लेकिन कार्बन से ऑक्सीजन लगा हो तो नाइट्राइट, और कार्बन से नाइट्रोजन लगा हो तो नाइट्रो। तो सुनो, इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये और हार्ड बेस ये। अगर हमारा रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हुआ, अगर हमारा अल्काइल हैलाइड आयोनाइज हो गया तो फिर अटैकिंग रिएजेंट में कौन काम करेगा? फिर अटैकिंग रिएजेंट में कौन काम करेगा? जिसका साइज छोटा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन? तो ऑक्सीजन अटैकिंग रिएजेंट के रूप में काम करेगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? नाइट्राइट। तो अगर रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हुआ, अल्काइल हैलाइड के आयोनाइजेशन से रिएक्शन का शुरुआत हुआ, तो इधर का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? नाइट्राइट। और अगर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हुआ तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, इमोशनल होकर हाँ मत कहना, बात समझ में आए तो ही पूछेंगे, नहीं बताओगे तो फिर अच्छा ना होगा। बहुत जल्दी 4 से 5 लोगों को हम हटाएंगे क्लास से। सुनो, तो जैसे मान लो अब की बार हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिया है, यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिया है CH3CH2X, और एक बार इसको हमने AgNO2 से रिएक्शन करवा दिया, और एक बार इसको हमने रिएक्शन करवा दिया है KNO2 से। बोल तो ऊपर वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ऊपर वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा बोलो? यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट के रूप में कौन? सिल्वर होने के कारण ये आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज हो जाएगा तो वहाँ का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलो? नाइट्राइट। कहने का मतलब यहाँ का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो नाइट्राइट हो जाएगा, और यहाँ का प्रोडक्ट, यहाँ अब अटैकिंग रिएजेंट के रूप में काम कौन करेगा? पोटेशियम उसको आयनाइज करवाने में सक्षम नहीं है तो नाइट्रोजन अटैकिंग रिएजेंट के रूप में काम करेगा। नाइट्रोजन अटैकिंग रिएजेंट के रूप में काम करेगा तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3CH2NO2, माने ये नाइट्रो डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है। अरे बेटा, इसके बाद मान लो अगर हम लोग यहाँ पर कोई 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लिए हुए रहते तो 2 डिग्री के अल्काइल हैलाइड में भी इसी तरह का काम होता। 2 डिग्री के अल्काइल हैलाइड में भी इसी तरह का काम होता। लेकिन अगर हम लोग कोई 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लिए हुए होते, हम लोग यहाँ अल्काइल हैलाइड लिए हुए हैं क्या चीज का? 3 डिग्री का। 3 डिग्री के केस में चाहे AgNO2 हो चाहे KNO2 हो, 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड के केस में चाहे यहाँ AgNO2 हो या KNO2, ये तो खुद ब खुद आयोनाइज होने को तैयार होता है। दोनों के केस में आयोनाइज हो जाएगा, दोनों के केस में आयोनाइज हो जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना करेगा? मेजर प्रोडक्ट यहाँ क्या बना करेगा? मेजर प्रोडक्ट यहाँ नाइट्राइट बना करेगा। उम्मीद है ये दोनों रिएक्शन सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। इससे आगे का रिएक्शन हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।